नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी आज अन्ना के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। शाम को गुजरात को देंगे सौगात। किम जोंग ने दी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी। कहा, हम हर संकट से निपटने के लिए हैं तैयार। दुर्घटना से बची इंडिगो की फ्लाइट। टेक ऑफ से पहले रनवे पर जाते वक्त ही फिसल गया विमान। कोरोना के लगातार दूसरे दिन 20,000 से ज्यादा नए मामले। एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर हुई 1,43,988। और फ्लाईओवर से नीचे गिरी बस, एक महिला की मौत, 20 से अधिक लोग घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन आज दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में अन्ना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इसके बाद शाम को अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शाम करीब 4 बजे गुजरात के गांधीनगर के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत करेंगे। वह इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला भी रखेंगे। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री आज सुबह 10 बजे चेन्नई में अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री 69वें स्वर्ण पदक विजेताओं को उन्होंने स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। प्रधानमंत्री इस मौके पर एक सभा को उन्होंने संबोधित किया। अन्ना विश्वविद्यालय की स्थापना 4 सितंबर 1978 को हुई थी। इसका नाम तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई के नाम पर रखा गया है। उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन ने धमकी दी है कि वह अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ संभावित सैन्य संघर्षों में अपने परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। किम ने दावा किया कि उनके प्रतिद्वंदी कोरियाई प्रायद्वीप को युद्ध की कगार पर धकेल रहे हैं। किम ने 1950-53 के कोरियाई युद्ध की समाप्ति की 69वीं वर्षगांठ पर पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए कुछ टिप्पणियां भी की। कुछ पर्यवेक्षकों का कहना है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के खिलाफ उत्तर कोरिया की धमकियां लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि दोनों सहयोगी देश अपने सैन्य अभ्यास को विस्तार देने की योजना बना रहे हैं, जिसे उत्तर कोरिया हमले के अभ्यास के तौर पर भी देखा जाता है। किम ने अपने भाषण में कहा कि हमारे सशस्त्र बल किसी भी संकट से निपटने के लिए तैयार हैं और हमारे देश की एटमी युद्ध क्षमता भी पूरी तरीके से तैयार है। किम ने दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योन को उन्मादी बताया और कहा कि यून की रूढ़िवादी सरकार का नेतृत्व गुंडे कर रहे हैं। किम जोंग उन ने अमेरिका पर अपनी शत्रुतापूर्ण नीतियों को न्याय संगत ठहराने के लिए उत्तर कोरिया की खराब तस्वीर पेश करने का भी आरोप लगाया। भारत में यात्री विमानों में तकनीकी गड़बड़ियों की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E757 को उड़ान भरने से पहले ही रद्द कर दिया गया। बताया गया है कि विमान असम के जोरहाट से बंगाल के कोलकाता जाने वाला था। हालांकि जब इसे टेक ऑफ के लिए लाया जा रहा था, उसी दौरान विमान जो है वो फिसल गया। पायलट के निर्देश पर विमान को जांच के लिए भेजा गया है। हालांकि शुरुआती जांच में फ्लाइट में कोई दिक्कत नहीं मिली है। इस घटना में कोई यात्री जख्मी नहीं हुआ। एक स्थानीय पत्रकार ने ट्विटर पर एक तस्वीर अपलोड की है, जिसमें एक विमान दिखाई दे रहा है और रनवे पर फिसल गया और उसके पहिए घास में फंसे हुए दिख रहे हैं। इंडिगो को टैग करते हुए कहा जा रहा है कि गुवाहाटी कोलकाता इंडिगो उड़ान संख्या 6F757 रनवे से फिसल गई और असम के जोरहाट हवाई अड्डे पर कीचड़ भरे मैदान में फंस गई। उड़ान दोपहर 2:20 पर प्रस्थान करने वाली थी, लेकिन बाद में इसको रद्द करना पड़ा। कोरोना वायरस के मामले लगातार दूसरे दिन 20,000 से ज्यादा आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 20,409 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद एक्टिव कोरोना के मामलों की संख्या 1,43,988 हो गई। इससे पहले गुरुवार को कोरोना वायरस के 20,557 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,39,59,321 हो गई है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा देखने को मिला। गुरुवार को जारी हुए स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,128
128 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही इस दौरान 841 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। दिल्ली में इस समय कोरोना के 3526 एक्टिव केस हैं। बुधवार को दिल्ली में 1066 नए केस दर्ज किए गए थे। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार गुरुवार की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 17,188 टेस्ट हुए और इस दौरान 6.56% पॉजिटिविटी रेट के साथ 1,128 कोरोना पॉजिटिव केस भी दर्ज हुए। वहीं 841 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी गुरुवार को कोरोना वायरस महामारी के 281 मामले सामने आए। अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र में NH 91 रिंग रोड फ्लाईओवर पर फर्रुखाबाद से सवारियां लेकर दिल्ली जा रही रोडवेज पलट गई। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस की टीम महिला की शिनाख्त करने में भी जुट गई है। शुक्रवार तड़के 4:30 बजे रोडवेज बस फर्रुखाबाद से 40 सवारियां लेकर दिल्ली जा रही थी। जैसे ही बस थाना रोरावर क्षेत्र में एलाना फैक्ट्री के निकट NH 91 रिंग रोड फ्लाईओवर पर पहुंची तो अचानक अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर के नीचे गिर गई। बस में फंसे यात्रियों की चीख पुकार सुनकर राहगीर और आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस में फंसे 2 दर्जन घायलों को निकालकर उपचार के लिए ठाकुर मलखान सिंह जिला अस्पताल भेजा, जहां एक महिला को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी आज अन्नावीर के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। शाम को गुजरात को देंगे सौगात। किम जोंग ने दी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी, कहा हम हर संकट से निपटने के लिए हैं तैयार। दुर्घटना से बची इंडिगो की फ्लाइट, टेक ऑफ से पहले रनवे पर जाते वक्त ही फिसल गया विमान। कोरोना के लगातार दूसरे दिन 20,000 से ज्यादा नए मामले, एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर हुई 1,43,988। और फ्लाईओवर से नीचे गिरी बस, एक महिला की मौत, 20 से अधिक लोग घायल। आजादी के अमृत काल में देश ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का असाधारण लक्ष्य प्राप्त कर आजादी के 75 साल के महोत्सव को यादगार बना दिया है। 200 करोड़ वैक्सीन डोज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प की सिद्धि है। भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। ये अवसर सिर्फ 200 करोड़ टीकाकरण के जश्न का नहीं है, ये जश्न है आत्मनिर्भर होते भारत का। ये जश्न है हमारे डॉक्टरों, हेल्थ वर्कर्स के समर्पण के प्रति सम्मान का। ये जश्न है हमारे वैज्ञानिकों और वैक्सीन उत्पादन में लगे कर्मवीरों को आभार जताने का। ये मौका है हमारी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कर्मशीलता को सलाम करने का। ये जश्न भारत के कुशल नेतृत्व के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का भी है। कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प का ही परिणाम है कि भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से खड़ा है।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। एक दिन पहले सांसदों की चाय से लेकर नाश्ते फिर लंच और डिनर के बारे में खबर और तस्वीर भी सामने आई थी और अब गुरुवार रात की तस्वीर सामने आई है। इसमें विपक्षी सांसद मच्छरदानी लगाकर सोए हुए नजर आ रहे हैं। सामने पंखे भी लगे हुए दिख रहे हैं। तस्वीर में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी मौजूद हैं। तस्वीर में टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्राहम, सुष्मिता देव, मौसम बेनजीर नूर भी दिखाई दिए। एक दिन पहले कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने एक वीडियो ट्वीट किया। इसमें एक सांसद के हाथ में मच्छरदानी में बैठा हुआ जो है मच्छर भी दिख रहा है। बताया जा रहा है कि उस रात धरना दे रहे सांसद मच्छरों से परेशान दिखे। जैसे तैसे मॉर्टिन जलाकर उन्होंने रात बिताई, लेकिन अगले ही दिन उनके लिए मच्छरदानी की व्यवस्था की गई। सांसदों के धरने के लिए खास भोजन की व्यवस्था की जा रही है और इसमें दही, चावल, इडली, सांभर, चिकन तंदूरी से लेकर गाजर का हलवा भी शामिल है। धरने में बैठे लोगों के लिए भोजन की जिम्मेदारी के लिए विपक्षी दलों ने एकजुटता और राजनीतिक प्रदर्शन के रूप में ड्यूटी रोस्टर भी बनाया। यह रोस्टर अब व्हाट्सएप ग्रुप में खूब प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें सभी को दिन की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी जा रही है। सोमवार और मंगलवार को निलंबित किए गए सांसदों में टीएमसी के 7, द्रविड़ मुन्नेत्र कंगड़म के 6 और तेलंगाना राष्ट्र समिति के 3 जो है सांसद भी इसमें मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंगापुर नहीं जाएंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि उपराज्यपाल और केंद्र से जरूरी अनुमति मिलने में काफी समय खराब हो गया है। 20 जुलाई तक सिंगापुर यात्रा की औपचारिकताएं भी पूरी करनी थी, लेकिन उपराज्यपाल ने 21 जुलाई को इससे जुड़ी फाइल वापस कर दी। दिल्ली सरकार ने इसके लिए केंद्र को दोषी ठहराया है और इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया है कि मेजबान देश सिंगापुर ने अपने नियंत्रण में अपडेट और बदलाव दिल्ली सरकार से साझा किए। इसकी जानकारी दिल्ली सरकार के पास है। मंत्रालय को 21 जुलाई को केजरीवाल के सिंगापुर दौरे की राजनीतिक मंजूरी का आवेदन भी मिला था। विदेश मंत्रालय का बयान आने के बाद बृहस्पतिवार देर शाम दिल्ली सरकार ने कहा कि उपराज्यपाल के पास मंजूरी से जुड़ी फाइल काफी समय तक पड़ी रही। 7 जून को भेजी गई फाइल करीब 1.5 महीने बाद 21 जुलाई को उपराज्यपाल ने वापस लौटाई, जबकि यात्रा संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने की 20 जुलाई तक की समय सीमा भी खत्म हो गई थी। आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार की मंशा मुख्यमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा अन्य क्षेत्रों में हुए विश्व स्तरीय कामकाज के बारे में बताने से रोकने की थी। केंद्र की मंशा बेशक पूरी हो गई हो, लेकिन इससे देश को वैश्विक समुदाय के बीच जिस तरह से नीचा देखना पड़ा है, उसके जिम्मेदार भी वही हैं। बीते जून में अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने अगस्त के पहले सप्ताह में होने वाले वर्ल्ड सिटी समिट में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इसके बाद सिंगापुर की यात्रा के लिए दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल से अनुमति मांगी थी। मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत के बाद जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के चुनाव शुक्रवार को हो रहे हैं और इसके लिए बीजेपी कांग्रेस जोड़ तोड़ में लग गई है। मुरैना में जिला पंचायत सदस्य का अपहरण की शिकायत दर्ज हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पुलिस पर सदस्यों को जबरन पकड़कर बीजेपी को सौंपने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते। कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने समर्थितों को जो है अध्यक्ष पद पर बैठाना जोड़ तोड़ में लगी गई है। इसके लिए सदस्यों को जो है हर तरीके से अपनी तरफ करने का जो है प्रयास भी किया जा रहा है। शिकायत जो है अपहरण की रमेश चंद्र शाक, जो वहां के मौजूदा निवासी हैं, उन्होंने दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि मेरा भाजपा संदीप शाक के जिला पंचायत सदस्य शिवपुर को 28 जुलाई की रात आरक्षक शिव कुमार जाट एवं आरक्षक अशोक पाल जबरन घर का दरवाजा खुलवाकर मुझे अपने साथ ले गए। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है इस वक्त पंचायत चुनाव को लेकर एक दूसरी पार्टियां एक दूसरे पर अपने ऊपर लगाए जा रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहिल जल्द ही भारत का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इब्राहिम मोहम्मद सोहिल 1 अगस्त से जो है 4 अगस्त तक भारत का दौरा करेंगे। इस दौरान साली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे मुंबई का दौरा भी कर सकते हैं। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने शतरंज ओलंपियाड में भाग नहीं लेने के पाकिस्तान के फैसले पर भी निराशा जताई है। भारत में शतरंज ओलंपियाड से पाकिस्तान के हटने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हैरानी की बात है कि पाकिस्तान ने अचानक शतरंज ओलंपियाड में भाग नहीं लेने का फैसला किया, खासकर जब उनकी टीम भारत पहुंच गई थी। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का राजनीतिकरण किया है।
इसके अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होने का भी फरमान जारी किया गया। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 2006 बैच के आईएएस अधिकारी और वाराणसी के जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा को प्रयागराज का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। उनकी जगह पर अब एस राजलिंगम वाराणसी के नए जिलाधिकारी होंगे। राजलिंगम को कुशीनगर से वाराणसी भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 97वें जिलाधिकारी के रूप में कौशल राज शर्मा ने नवंबर 2019 में कार्यभार ग्रहण किया था। आपको बता दें कि 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने ऐसे कई कार्य किए जिन्हें वाराणसी में लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। कोरोना संकट काल में डीएम के तौर पर किए गए कार्य और काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण समेत कई जन उपयोगी परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कौशल राज शर्मा का बड़ा योगदान रहा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद कई मौके पर उनकी पीठ थपथपा चुके हैं। मूल रूप से हरियाणा के भिवानी जिले के रहने वाले कौशल राज शर्मा ने 2006 में आईएएस की परीक्षा पास की और यूपी कैडर में शामिल हुए। मेरठ के अपर जिलाधिकारी प्रशासन सत्य प्रकाश सिंह को जौनपुर का मुख्य राजस्व अधिकारी बनाया गया है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी आज अन्ना के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। शाम को गुजरात को देंगे सौगात। किम जोंग ने दी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी, कहा हम हर संकट से निपटने के लिए हैं तैयार। दुर्घटना से बची इंडिगो की फ्लाइट, टेक ऑफ से पहले रनवे पर जाते वक्त ही फिसल गया विमान। कोरोना के लगातार दूसरे दिन 20,000 से ज्यादा नए मामले, एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर हुई 1,43,988। और फ्लाईओवर से नीचे गिरी बस, एक महिला की मौत, 20 से अधिक लोग घायल। अमृत महोत्सव में हर दिल है देश प्रेम से रंगा। आओ हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा। देश की आन बान शान है तिरंगा। हर भारतवासी की पहचान है तिरंगा। थाम कर हाथों में हाथ, नए भारत के निर्माण की अलख जगाएं। देकर एक दूजे का साथ, हर शहर हर गांव हर घर तिरंगा फहराएं। तिरंगा यूं ही सदा शान से लहराता रहे, दिल यूं ही आजादी के गीत गाता रहे। हम सबका जोशे जुनून है तिरंगा, हर देशवासी की पहचान है तिरंगा। आओ अपने तिरंगे को घर लेकर आएं, इस बार हर घर तिरंगा फहराएं। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। कर्नाटक के मंगलुरु जिले में एक युवक की नृशंस हत्या कर दी गई। 2 दिन पूर्व दक्षिण कन्नड़ जिले के बेल्लारे में एक भाजपा नेता को भी इसी तरह से सरेआम धारदार हथियारों से गला रेत कर मार डाला गया था। हालत तनावपूर्ण होते देख मंगलुरु जिले के सूरतकल इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस प्रशासन ने कस्बे के लोगों से कहा है कि वे आज जुम्मे के नमाज अपने घरों में ही अदा करें। सूरतकल मंगलुरु जिले के बाहरी हिस्से में स्थित है। यहां 23 साल के युवक की 4-5 अज्ञात सशस्त्र हमलावरों ने हत्या कर दी। इसी तरह की घटना 2 दिन पूर्व दक्षिण कन्नड़ जिले के इलाके में देखी गई थी। 3 बाइक सवार हमलावरों ने एक व्यक्ति पर दुकान के बाहर उसे मार डाला था। मंगलवार रात जब नेट्टारू अपनी दुकान बंद कर घर जा रहे थे तब यह घटना हुई थी। मंगलुरु के पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार के अनुसार 28 जुलाई की रात 8 बजे सूरतकल के कृष्णापुरा कटिपल्ला रोड पर 23 साल के युवक पर 4-5 युवकों ने बेरहमी से हमला किया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूरतकल थाने में केस दर्ज किया गया है। सूरतकल, मुल्की, बाजपेयी, पनबूर में धारा 144 लागू कर दी गई है और इलाके में लगातार तनाव भी बना हुआ है।
रेलवे स्टेशन अब बम डिटेक्शन सिस्टम से लैस होंगे और इसके लिए संवेदनशील रेलवे स्टेशनों की पहचान भी की गई है, जहां एकीकृत सुरक्षा प्रणाली से चाक चौबंदी से किया जाएगा। 7,000 से अधिक स्टेशनों में से 199 स्टेशनों पर रेलवे 322.19 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। रेलवे स्टेशन पर क्लोजर सर्किट टेलीविजन के साथ ही बम डिटेक्शन सिस्टम की एकीकृत सुरक्षा प्रणाली को भी लगाया जाएगा। रेलवे ने जिन संवेदनशील स्टेशनों को चुना है उनमें मुख्य रूप से यूपी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय, लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद, अयोध्या, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ और गोरखपुर भी शामिल है। रेल मंत्रालय के अनुसार चिन्हित स्टेशनों के लिए सीसीटीवी, यात्री व सामान की स्क्रीनिंग प्रणाली और बम डिटेक्शन सिस्टम की एकीकृत सुरक्षा प्रणाली की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए 194 बैगेज स्कैनर और अंडर व्हीकल स्कैनिंग सिस्टम, 129 बम का पता लगाने वाले उपकरण स्टेशनों पर लगाए जाएंगे। मंकी पॉक्स को लेकर देश में बढ़ रही चिंताओं के बीच महाराष्ट्र से राहत भरी खबर सामने आ रही है। यहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भेजे गए संदिग्ध मंकी पॉक्स संक्रमण के 10 नमूनों में से 9 नमूनों का टेस्ट नेगेटिव आया है। महाराष्ट्र में महामारी संभावित बीमारियों की निगरानी करने वाले डॉक्टर प्रदीप आवटे ने कहा है कि एक बीमारी का परिणाम आना अभी बाकी है। राज्य में अब तक मंकी पॉक्स का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इन 10 नमूनों को पिछले महीने NIV भेजा गया था। उन्होंने कहा कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग संदिग्ध रोगियों के विवरण और स्थानों का खुलासा नहीं कर रहा ताकि उन्हें उत्पीड़न का सामना न करना पड़े। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को उन मरीजों पर नजर रखने का निर्देश दिया है जो उन देशों से लौटे हैं जहां मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू पर अशोभनीय टिप्पणी के बाद विपक्ष की आलोचना झेल रहे अधीर रंजन चौधरी का अब अपनी ही पार्टी में विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने बिना उनका नाम लिए निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जेंडर के चक्रव्यूह में खोने का कोई भी मतलब नहीं है। उनकी यह टिप्पणी तब आई है जब अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनकी हिंदी कमजोर है और उनसे गलती हो गई। मनीष तिवारी ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि महिला हो या पुरुष, अगर कोई भी संवैधानिक पद पर आसीन है वह सम्मान का हकदार है, उसे और उसके पद को सम्मान देना ही चाहिए। विशेष पद पर बैठा व्यक्ति उसी पद के अनुरूप हो जाता है। जेंडर के चक्रव्यूह में खो जाने का कोई भी मतलब नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की अशोभनीय टिप्पणी को लेकर गुरुवार को लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान सत्ता पक्ष और कांग्रेस नेताओं के बीच कई बार जुबानी जंग भी होती देखी गई। उत्तराखंड में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मसूरी में दिन की शुरुआत तेज बारिश के साथ हुई। वहीं प्रदेश के अन्य इलाकों में भी हल्की बारिश हो रही है। वहीं देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल जैसे जिलों में अगले 24 घंटे में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। भारी बारिश को देखते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। सभी जिलों में ज्यादातर इलाकों में तेज गर्जना के साथ भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। वहीं कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 31 जुलाई तक मैदान से लेकर पहाड़ तक झमाझम बारिश की संभावना है। भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए डीएम सोनिका ने आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश भी दिया है। डीएम ने कहा, यदि आपदा प्रबंधन में लापरवाही बरती गई तो संबंधित विभागों के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। वहीं गंगोत्री हाईवे सुबह बंदरकोट में मलबा आने से बंद हो गया। पहाड़ में बारिश आफत बनकर बरस रही है। बारिश से जगह जगह मार्गों में मलबा आने से 193 मार्ग बंद हो गए हैं। खटीमा में निर्माणाधीन मकान के क्षतिग्रस्त होने से मकान में 2 लोग दब गए, जबकि अल्मोड़ा जिले के छातरिया रेंज कार्यालय पर चीड़ का पेड़ गिरने से कार्यालय भवन का 50% हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। लोक निर्माण विभाग के मुताबिक निर्माण खंड गोचर में कर्णप्रयाग, सोनला मोटर मार्ग, निर्माण खंड पोखरी में रुद्रप्रयाग, पोखरी, गोपेश्वर, थराली में नंदकेश्वर मार्ग अभी भी बंद है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आप कमल राष्ट्रीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आजाद हमें करवाने को जो कर गए खुद को कुर्बान, समय की गर्त में कहीं रह न जाएं वे अमर शहीद गुमनाम।
स्वतंत्र राष्ट्र है कृतज्ञ आज, करते उन बलिदानियों को याद। एक ज्योत जलाएं उनके नाम, जो हो गए कुर्बान देश के नाम। ये डिजिटल ज्योति प्रतीक है उन संघर्षों और बलिदानों की, जिनके जीवन अंधियारे बीते हमारे दिन उजियारे बनाने को। आज हमारी बारी है देश के अमर सेनानियों के नाम एक ज्योति जलाने की। दिल्ली के सेंट्रल पार्क में प्रज्वलित डिजिटल ज्योति पर अपनी श्रद्धांजलि देकर अपने योगदान को अमर बनाना है। कुछ इस तरह आजादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाना है। डिजिटल ज्योति पर योगदान देने का तरीका आसान है। digitaltribute.in पर जाएं, अपनी पसंदीदा भाषा चुनें, श्रद्धांजलि अर्पण करें पर क्लिक करें, अपनी तस्वीर अपलोड करके नाम और ईमेल आईडी डालें, अपना संदेश चुनकर सबमिट करें। डिजिटल ज्योति के सामने लगी एलईडी स्क्रीन पर आपकी श्रद्धांजलि प्रदर्शित की जाएगी। आपकी श्रद्धांजलि का वीडियो आपके पास ईमेल या व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। हर श्रद्धांजलि के साथ डिजिटल ज्योति का प्रकाश तेज होता जाएगा। अमर सेनानियों की यादों का चिराग भारत के आकाश को रोशन करता जाएगा।